नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की कक्षा हमारी कक्षा 10 की विज्ञान की है और हमारा विज्ञान का 5वां चैप्टर चल रहा है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और इसमें आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो चलते हैं उस टॉपिक पर। आधुनिक आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी का जो रूप हम आज देखते हैं वो कैसे सामने आया और उसकी क्या क्या विशेषताएं, तो आज की कक्षा में हम ये सब बातें जानेंगे। तो आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और चूंकि आवर्त सारणी का हम आधुनिक रूप जो है वो अध्ययन करेंगे, तो ये आपको बहुत जानना जरूरी है। और यदि आज की कक्षा आप ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करें, तो आपको जो है वो सभी तत्वों की स्थिति के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बेहतर जानकारी मिलेगी। और चूंकि आधुनिक आवर्त सारणी का जो वर्तमान रूप है उसी को हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, तो उसका हम बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वो और मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या जो है वो तुलना हम किस प्रकार कर सकते हैं, क्या क्या भिन्नता है उनमें। और फिर हम जानेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसके बाद जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम आते हैं खोज के बारे में। तो मेंडलीव ने जो है वो आवर्त सारणी जो बनाई थी अपनी, वो उसने उसका जो रूप है उसने जो बनाया वो 1872 में जो है वो प्रकाशित हुआ था। ठीक है, एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो 1913 में सामने आई। तो इसके काफ़ी साल बाद अध्ययन होता रहा, उसके बाद जो इसका रूप सामने आया। और आप जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के जो निर्माता थे वो थे दमित्री, आप उनका पूरा नाम किताब में देखते हैं, दमित्री इवानोविच और मेंडलीव। तो शॉर्ट में हम उनको मेंडलीव भी कहते हैं। तो उनका पूरा नाम जो है वो क्या है, दमित्री इवानोविच मेंडलीव। ठीक है, और जो आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता हैं वो हैं हेनरी मोजले। ठीक है, उनका नाम जो है वो हेनरी मोजले है। तो ये भी चूंकि कई बार छोटे प्रश्नों में ये चीज़ें पूछ लेते हैं, तो आप जरूर ध्यान में रखें। और इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानने की है कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसने आधार बनाया था परमाणु द्रव्यमान संख्या को। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि उसने जो आधार बनाया वो था परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि परमाणु भार को आधार बनाया तो उसने परमाणु द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं, परमाणु भार को कहते हैं। और मोजले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई उसमें उसने आधार बनाया था परमाणु संख्या को। ठीक है, केवल परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या जो है हम कहते हैं परमाणु क्रमांक को। ठीक है, आप ये भी याद रख सकते हैं कि परमाणु संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। और परमाणु क्रमांक जो है मैं आपको पहले चैप्टर में इस बारे में बहुत विस्तार से बता चुका हूँ कि परमाणु क्रमांक जो है वो किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो एक तो ये है कि परमाणु क्रमांक जो है वो पूर्ण संख्या में होता है। ठीक है, पूर्णांक होता है वो। तो ये बातें जो ये याद रखें। और इसके अलावा आप देखेंगे कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई उसमें उसने जो है कुल 8 समूह बनाए थे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ उसके कितने थे, 8 थे, जिसमें उसने प्रत्येक को ए और बी 2 भागों में बांट रखा था। ठीक है, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कुल जो है वो 18 समूह बने हुए हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी है, 18 है। तो ये भी याद रखें। और आवर्त जो है वो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई तो वो जो है वो उसने 6 आवर्त बनाए थे। और वर्तमान जो आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त है, 36 आवर्त है। तो आप जानते हैं कि समूह जो है वो ऊर्ध्वाधर होते हैं, यानी सीधे खड़े होते हैं, उनको अपने कहेंगे ऊर्ध्वाधर, यानी सीधे खड़े हैं। और जो आवर्त होते हैं वो होते हैं 36। ठीक है, जो समतल होते हैं तो ये 36 होते हैं। 36 आवर्त जो 6 थे, इसमें 7 हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की थी उसमें लगभग 63 तत्वों की संख्या ज्ञात थी। और आधुनिक आवर्त सारणी जब बनी तो उस समय लगभग जो है वो
90 के आसपास तत्व ज्ञात थे। ठीक है, तो ये भी याद रखें आप। तो ये चीज़ें प्रारंभिक जानकारी एक तुलनात्मक रूप से मैंने आपको बताई और बहुत ही महत्वपूर्ण है इनको याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम आधुनिक आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी ये जानते हैं। तो बच्चों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो थी उसमें कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो पाई थी, तो हमने पिछले वीडियो में उनको देखा था, मैंने लास्ट में बताया भी था आपको। तो इसमें आपने देखा कि जैसे एक तो नंबर 1 हाइड्रोजन की स्थिति उसमें जो वो स्पष्ट नहीं थी, तो ये कुछ कमियां थी जिनके कारण आधुनिक आवर्त सारणी की आवश्यकता पड़ी। दूसरी ये है कि परमाणु जो द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या जो होती है वो क्या होती है, वो पूर्णांक में नहीं होती। ठीक है, द्रव्यमान संख्या जो पूर्णांक में नहीं होती, पूर्णांक में नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है कि चूंकि उसका आधार जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का वो था द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या में एक नियमित तौर पर जो है वो एक निश्चित क्रमिक वृद्धि नहीं होने के कारण जो है वो उसमें तत्वों को जब रखा गया आवर्त सारणी के अंदर, तो वो सही स्थान पर जो है अपने द्रव्यमान संख्या के अनुसार नहीं है। तभी तो आपने देखा कि कुछ चीज़ें जो उसमें जिनका द्रव्यमान संख्या ज़्यादा थी उनको कम वालों से पहले रखना पड़ा, तो इसका कारण था ये। और तीसरी चीज़ हमने देख सकते हैं कि समस्थानिक जो हैं, जब समस्थानिकों की खोज हो गई तो उनका स्थान जो है वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के स्थान के कारण तो जो वो अलग उनको स्थान देना पड़ता, उनको एक तत्व मानना पड़ता। तो ये भी एक जो है वो, तो समस्थानिकों की परिभाषा मैंने पिछले में बताई थी कि एक ही परमाणु के भी अलग अलग रूप होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग होती है, परमाणु क्रमांक समान होता है। इसके अलावा निष्क्रिय गैसें जो है, या अपने जिनको उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, तो निष्क्रिय गैसें जो है वो भी उनका भी स्थान जो है वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में नहीं था। इस कारण से जो है ये कुछ कमियां जो उनको दूर करने के लिए वैज्ञानिकों को इस बात की आवश्यकता पड़ी कि इस आवर्त सारणी का आधार कोई इस प्रकार से बनाया जाए कि उनको क्रमिक रूप से तत्वों को जो है वो व्यवस्थित किया जा सके। तो जब हेनरी मोजले ने ये पाया कि परमाणु क्रमांक जो होता है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो पूर्णांक में होता है, परमाणु क्रमांक, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है वो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो ये हमेशा चूंकि संख्या जो है वो पूर्णांक में होती है, तो परमाणु क्रमांक जब पूर्णांक में होता है और उसमें आप जानते हैं कि जैसे 1, 2, 3 इस प्रकार से परमाणु क्रमांक में क्रमिक रूप से वृद्धि होती है। तो इसमें जो है वो कभी भी कोई तत्व जो है अधिक वाला कम में नहीं आ सकता, पहले नहीं आ सकता। ये क्रमिक वृद्धि होने के कारण जो है वो परमाणु क्रमांक को आधार बनाना सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ, और इसलिए मोजले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई उसमें उसने आधार रखा था परमाणु क्रमांक को। ठीक है, तो इस प्रकार से इन कमियों को दूर करने के लिए जब एक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाएगी, तो उसी प्रकार से जो है वो तत्वों में गुणों में समानता थी, उनको उसी प्रकार से रखा गया। और फिर जब चूंकि मेंडलीफ ने ए और बी 2 ग्रुप बनाए थे प्रत्येक समूह के अंदर, तो इसमें आवर्त सारणी में उनको अलग अलग मान लिया गया। इस कारण से चूंकि उसमें तो 8 समूह थे, तो 8 समूह होने के कारण उसमें जब तो 8 समूह को जब ए और बी में करेंगे तो इस प्रकार से कुल 16 समूह बन जाते हैं। लेकिन चूंकि जब निष्क्रिय गैसों की खोज होगी तो उसके बाद जो है वो ए बी में उनको बांटेंगे तो कुल 16 + 2 कितने हो जाते हैं, 18 समूह बन गए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह थे। और उसके बाद चूंकि तत्वों की संख्या और ज्ञात हो गई तो इसमें आवर्त भी 6 से बढ़कर कितने हो गए, 7 हो गए। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसका रूप देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो यहाँ आप गौर से देखेंगे, आप हमेशा जब पढ़ते समय ये ध्यान रखा करें कि आपके कान जो है आवाज़ पर होना चाहिए और ध्यान आपका जो है कर्सर पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी में आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले समूह संख्या देखिए 1, फिर 2, 3, 4, तो इस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी के जो ए बी समूह थे उनको यहाँ पर अलग अलग नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर के आप देख सकते हैं 18 तक संख्या है। और यहाँ पर जो धातु तत्व हैं उनको यहाँ हरे में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधिकांश तत्वों की संख्या जो वो धातु में, तो धातु जो लगभग आवर्त सारणी का
80% भाग जो है वो धातुओं का होता है। इसके बाद आते हैं उपधातु। तो उपधातु वो होते हैं जिनमें धातु और अधातुओं के मिश्रित गुण होते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि सीढ़ी नुमा जो इनके बीच में एक ये जो बनाई गई है, इससे जो है धातु और अधातु अलग अलग होते हैं। इसके दोनों तरफ जो कुछ उपधातु भी हैं, और यहाँ जो पीले रंग में दिखाए गए हैं ये अधातु हैं बिल्कुल। तो अधातुओं की संख्या कम है, तो ये ज़्यादातर तो इनमें गैसें हैं, कुछ एक तत्व छोड़ करके बाकी सारी लगभग गैसें हैं इनमें। तो इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी का जो रूप है उसमें आप देख सकते हैं कि 18 समूह हो गए। और आवर्त जो है इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो क्षितिज हैं, ये पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। और दूसरे आवर्त के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिथियम, लिथियम का बेरिलियम, और फिर यहाँ से बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से ये इतने तत्व हैं। 8 तत्व हो गए इसमें। और इसके बाद जो है इसमें भी तीसरे में भी 8 ही है, इसके बाद ये 18 हो गए इसमें। तो इस प्रकार से कुल 7 तत्व, 7 आवर्त इसमें जो है वो बनाए गए हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि ये जो नीचे आपको 2 क्षैतिज लाइनें दिखाई दे रही है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स तत्व। तो ये क्या है कि ये केवल इस एक समूह में ही आते हैं सारे। इस कारण से चूँकि इस एक यहाँ खाने में इनको लिखना बहुत मुश्किल है, इनकी संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए इनको क्या है नीचे एक अलग लाइन में दर्शाया जाता है। तो ये लेंथेनाइड्स हैं जो कि सारे जो है वो तीसरे समूह में आते हैं और छठे आवर्त में आते हैं। और इसके अलावा ये जो एक्टिनाइड्स हैं जो मृदा धातु तत्व होते हैं, ये जो है वो 7वें आवर्त में और तीसरे समूह में आते हैं। तो ये जो है इनमें आप देख सकते हैं कि 3 से लेकर के 12 समूह वाले जो ये बीच के ये बॉक्सेज हैं, यहाँ पर इसमें सारे जितने तत्व हैं ये कहलाते हैं संक्रमण धातु तत्व, ठीक है। और ये जो यहाँ पर आप 13 से लेकर के 18 तक है, इनको बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। और यहाँ पर जो सबसे पहले जो 2, पहला और दूसरा जो समूह, इसके अंदर जो तत्व इनको बोलते हैं क्षार धातु तत्व। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि जब हम किसी भी आवर्त सारणी में, किसी भी आवर्त में जब बाएं से दाएं बढ़ते हैं, तो आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो इसी आवर्त का दूसरा जो तत्व है वो हीलियम है, जिसका कि परमाणु क्रमांक 2 है। इसके अलावा दूसरे आवर्त में जब आते हैं, सबसे पहले तत्व की जो परमाणु संख्या है या जो परमाणु क्रमांक है वो 3 है। इसके बाद 1 की वृद्धि होगी तो 4 हो गया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आवर्त में जब बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। तो आपको एक बात तो यहाँ पर याद रखना है कि जब हम एक आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो उसमें कोष की वृद्धि नहीं होती है। कोष समान होता है लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती जाती है। तो यहाँ पर कोष उतने ही रहेंगे। जैसे दूसरे समूह में हम देख सकते हैं कि 2 कोष होंगे, तो पहले में K होता है केवल, और दूसरे में KL हो जाएंगे, इस प्रकार KLM। तो तीसरे में 3 जो है वो कोष हो जाएंगे, चौथे में 4 हो जाएंगे। तो आगे कोष में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं और लास्ट में जाकर के जब वो कोष पूरा भर जाता है। तो इस प्रकार से आवर्त में जब बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो आपने देख लिया कि कोष में वृद्धि नहीं होती है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन की और 1 प्रोटॉन संख्या की वृद्धि होती जाती है। और जब हम किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो वहाँ पर 1 कोष की वृद्धि हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि पहले समूह के पहले आवर्त में जो है वो 1 कोष होता है, जबकि इसी समूह में हम दूसरे आवर्त में आते हैं 2 कोष। तो नीचे जब आएंगे तो कोष की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल 7 कोष हो गए, इसमें 6 कोष हो जाएंगे। तो कोष में कक्षक होते हैं, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और इसके अलावा एक विशेषता आप इसकी और याद रखें कि किसी भी जब हम कोष की बात करते हैं या अपने समूह की बात करेंगे तो समूह में सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास समान होता है। जैसे आप देख सकते हैं उनके संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है समान होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो 1s1 होता है। इसी प्रकार जब लिथियम का आप देखेंगे तो 1s2, लेकिन 2s1 ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी s1 है और यहाँ भी s1 है। इसी प्रकार जब आप सोडियम में भी देखेंगे तो सोडियम का जो आप देखेंगे तो इसमें भी लास्ट में क्या आएगा, 3s1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनकी जो संयोजी कोष की जो व्यवस्था होती है वो एक ही जैसी होती है। संयोजी कोष में सभी में इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। इस कारण से संयोजकता भी एक समूह में सभी तत्वों की समान होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी सभी की धनात्मक संयोजकता 1 हो जाएगी।
दूसरे में 2 हो जाएगी, और यहाँ पर ये संक्रमण धातु तत्वों की संयोजकता का अलग व्यवस्था होती है। तो इसके बाद यहाँ पर जो है वो 3 हो जाएगी, और इस प्रकार से बाद में जो है वो कार्बन की 4, इसके बाद निगेटिव ऋणात्मक जो संयोजकता शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से आप ये आधुनिक आवर्त सारणी का एक रूप अपने मन में बिठाएं, और आप ये भी ध्यान रखें कि धातु तत्व कहाँ होते हैं और उपधातु तत्व कहाँ होते हैं और अधातु तत्व कहाँ होते हैं। तो ये मेनली जो है वो अधातु तत्व होते हैं सारे, ये जो पी ब्लॉक में जिनके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वही होते हैं। इसके बाद इसकी कुछ और विशेषताएं जो अपने पढ़ते हैं, तो उसके लिए अपने जैसे किसी भी कोष में जब इलेक्ट्रॉन की आप संख्या देखें, तो कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होती है n स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यानी n यहाँ पर होगी कोष की संख्या। जैसे कोष हम पहला लेते हैं तो उसमें 1 का स्क्वायर यानी कितनी होगी, उसमें 2 × 1 का स्क्वायर यानी कुल कितनी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप दूसरे कोष की बात करें तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हो सकते हैं, 2n स्क्वायर लेंगे तो n का मान जब हम 2 लेंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 4 कितना हो गया, 8 हो गया। इस प्रकार से उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो किसी भी कोष की में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम इस सूत्र से देख सकते हैं। और इसके अलावा जब बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन का जो एक की वृद्धि होती जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर देखा जा सकता है। अब हम टेक्स्ट की कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों का अध्ययन अपने कर चुके हैं कि 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हुई, और हेनरी मोजले जो है इसके खोजकर्ता थे, वो मैंने अभी आपको बताया था। इसके अलावा आप देखें कि मेंडलीफ आवर्त सारणी में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए जब वो आधुनिक आवर्त सारणी की आवश्यकता पड़ी, और आधुनिक आवर्त सारणी का जो सिद्धांत है वो थोड़ा सा मेंडलीफ में और इसमें एक शब्द का ही अंतर है सिर्फ। उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परमाणु की जगह वहाँ पर द्रव्यमान होता है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का सिद्धांत था तत्वों के गुण धर्म उनकी द्रव्यमान संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी है उसका सिद्धांत है कि तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये आप सिद्धांत उनका याद रखें। परीक्षा में इसमें भी छोटे एक प्रश्न के रूप में, 1 नंबर के प्रश्न के रूप में हमेशा पूछा जा सकता है। और इसके अलावा ये चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी है कि जैसे हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो किसी आवर्त में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक परमाणु क्रमांक की वृद्धि होती जाती है। और इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में जब तत्वों की स्थिति में देखते हैं तो ये 18 स्तंभ होते हैं, 7 क्षैतिज जो आवर्त होते हैं। ये आप टेक्स्ट में इनको जरूर पढ़ें, जो बातें हमने विचार कर चुके हैं जिनको अपने, और ये आवर्त सारणी का रूप मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ बातें बताई गई है कि जैसे दूसरे आवर्त में तत्वों की संयुक्तता इलेक्ट्रॉन की संख्या तो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन इनमें कोषों की संख्या समान होती है। तो ये बात अपने देख सकें कि एक आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो कोष समान रहते हैं, जबकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एक कोष की वृद्धि होती जाती है। तो इसके बाद जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो किसी भी तत्व की जो आवर्त सारणी में स्थिति है उसके लिए अपने अलग वीडियो, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो हम किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन विन्यास से और उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर जब हम उसकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं कि वो कौन से समूह में और कौन से आवर्त में स्थित है, ये भी ज्ञात किया जा सकता है। ये अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगले वीडियो में जो है वो आवर्त सारणी के जो तत्वों की आवर्तिता है, यानी उनकी किस प्रकार से उनके क्या क्या संयोजकताओं में किस प्रकार भिन्नता आती है, किस प्रकार से संयोजकताएं डिसाइड होती है, ये चीज़ें, और परमाणु क्रमांक में क्या अंतर आता है, ये सभी आवर्त सारणी के गुणों का अध्ययन जब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का वीडियो आप गौर से देखें और पूरी चीज़ों को, चूँकि आधुनिक आवर्त सारणी का रूप जो वर्तमान में स्थित है यही आखिरी रूप था, और इसको यदि आप गौर से देखेंगे तो आपके लिए तत्वों की सभी स्थिति आप इस प्रकार से समझ पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो लाइक ज़रूर करें आप और कमेंट करें उस पर। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।